हेलो स्टूडेंट, देखिए हम क्लास 11th पे नया चैप्टर जो 7वां चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में क्रमचय और संचय है। तो जो चैनल में मेरी नई प्लेलिस्ट बनी होगी वो P&C से लिखी होगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए कल मैंने पार्ट 1 का लेक्चर बनाया जरूर है, लेकिन उसका कोई बेहद लेना देना इससे नहीं। बात समझ में आ गया? आज जो पार्ट 2 का लेक्चर बनेगा उसका बेसिक बनेगा। अब देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बायनोमियल थ्योरम बिल्कुल चैन रूल है। यदि आप कोई भी चैप्टर इनमें छोड़े तो आपको तकलीफ होने वाली है। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे, एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी। तो भैया रिक्वेस्ट यही है कि क्लास ना छोड़ें। अब क्लास छोड़ोगे तो फिर भैया कोई गारंटी नहीं है। यदि क्लास छोड़ दिए तो बिल्कुल परेशान होने वाले हैं। तो क्रम गुणित का मतलब क्या होता है? मतलब क्रमयुक्त गुणा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी ये लिख गया तो आज लिखे नोट्स पे लोगो लगाइए पार्ट 2 और हेडिंग डालेंगे फैक्टोरियल, जिसे हिंदी में क्या लिखेंगे? क्रम गुणित। तो क्रम गुणित को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। आगे बताऊं मैं, जिस तरह फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ दिमाग लगाना, तो इसकी सीरीज क्या जाएगी? ये देखो इस तरह का चिन्ह बनाएंगे फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है? समझ में आ गया? बोल क्यों नहीं रहे? इस तरह दोनों साइन है आपके। मैं तो यही यूज करता हूं, लेकिन किताबों में अक्सर ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे। समझ में आ गया? कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये फैक्टोरियल का साइन है। तो फैक्टोरियल 5 की जो सीरीज होती है वो सीरीज कैसे खुलती है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जिस दिन फैक्टोरियल 3 लिखा हो, क्या समझ पा रहे हो? जिस दिन फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो फैक्टोरियल 3 की सीरीज क्या जाएगी? 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात 1 तक लेके आना है, 1 तक। फैक्टोरियल 10 लिखा हो, सुनना जरा ध्यान से, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 6 डाट डाट कहां तक? 2 गुणे 1 तक। समझ में नहीं आया? इसका मतलब जिस दिन फैक्टोरियल 3/2 लिखा हो तो अमान्य है, अर्थात इसका मान निकाला नहीं जा सकता। तो फैक्टोरियल की सीरीज कब टूटेगी? जब नेचुरल नंबर भरा हो। और नेचुरल नंबर में कल चर्चा शायद हो चुकी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से आगे बोलो। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कोई बताएगा तो 1 ही होगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो कोई बताएगा फैक्टोरियल n की वैल्यू, लिखना कुछ नहीं। फैक्टोरियल जो n की वैल्यू होगी, दिमाग लगाना, 10 की वैल्यू 10 से शुरू होती है। तो क्या लिखेंगे? n में 1 कम करेंगे। क्रमयुक्त गुणा, सतत गुणा, कंटिन्यू मल्टीप्लाई होता है, कंटिन्यू मल्टीप्लाई होगा। अर्थात n के बाद n-1, फिर n-2, फिर n-3, डाट डाट कहां तक? 1 तक। तो 1 के पहले क्या आया होगा? 2 के पहले 3 के पहले, तो कम से कम यहां 3 गुणे 2 गुणे 1 जरूर लिख दूं। समझ में नहीं आया? आगे समझ में। इसका मतलब है क्या? फैक्टोरियल की मीनिंग क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपके साथ। ठीक, यही इसका बेस बनेगा परम्यूटेशन का। मुझे ये बताइए, कल जो क्लास छोड़े थे, जितने भी क्लास के अंदर बैठे हैं, क्या वो लेक्चर पढ़ के आए हैं यूट्यूब में कि नहीं पढ़ गए? ईमानदारी से बताना। जो नहीं पढ़ गया हाथ ऊंचा करें। आप नहीं पढ़े हो, आपके पास मोबाइल नहीं, तो पढ़ के क्यों नहीं आए बेटा? कल ऑफलाइन पढ़ने नहीं आए थे 2 बजे? देखो बस इसीलिए है मैं कहता हूं। बताइए अब इसको देख के चलूं कि सबको देख के चलूं? अब बताइए मेरी कोई एक गलती बता दीजिए आप। अब कल मैं पूरा माहौल बनाया हूं, आधी स्पीड से लिखा जाऊंगा, भाई साहब को हो नहीं लगेगी। वो कह रहा है कि मैं मोबाइल से पढ़ लूंगा, मैं इससे पढ़ लूंगा। अरे इतने होशियार होते तो यूट्यूब में तो पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, दूसरे चैनल से पढ़ लो। कई पैसा दे रहे हो, लेकिन क्या उससे बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ऑनलाइन पढ़ाई बेटा बुरा मत मानना, वो सक्सेस तब है जब मैच्योर्ड व्यक्ति हो। हम किसी का चैनल खोलते हैं, वो कहीं से भी बोलेगा तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरे सिलेबस की थ्योरी पता है, पूरे सिलेबस की कहानी पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। बात समझ में? तो आप दूसरी चीज ये बता दो, आप कभी ये बात करिएगा, जब ऑनलाइन आप लेक्चर देख रहे हो 1 घंटे की वीडियो को 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लगता है, क्योंकि जब पूरा बोर्ड भर दूंगा तब आप वीडियो को रोकोगे, तब नोट करोगे। यहाँ 1 घंटे में नोट भी कर लेते हो ना, बोलो।
अब पढ़ के जाते हो ना, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहा है उनको पढ़ना है, अब पढ़ने में सो गए, तो भैया यार थोड़ा सा देखो, अब दूसरे हिसाब से पढ़ाई करें। आप फिजिक्स की क्लास को मैनेज करें, किसी तरह मैनेज करें। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन बच्चों की कोचिंग फंस रही है ना, वो सुबह उनका बैच ज्वाइन कर ले, ताकि आगे के चैप्टर छूटने ना पाए। भाई आगे चैप्टर तो नहीं छूटेंगे, बात समझ में आए? और एक दो चैप्टर है, मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा तो अपना वीडियो लेक्चर बना लेंगे, समझ रहा हो ना यार? नहीं, एक के चक्कर में दोनों खराब हो जाएंगे, अब दोनों खराब होंगे तो परेशान होंगे फिर। अच्छा दिमाग लगाइएगा, इसका मतलब 1 से लेकर n तक सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रमगुणित n कहते हैं। ये लिखा क्या? फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n को, फैक्टोरियल का मतलब क्रमगुणित, क्रमगुणित का मतलब, गुणित का मतलब मल्टीप्लाई, अक्रम का मतलब ऑर्डर, इसका मतलब जस्ट कम होता चला गया, n के बाद n-1, फिर n-2, n-3, डॉट डॉट कहां रुका? 1 के पास। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के सतत, सतत का मतलब लगातार, गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं। लिखिए 1 से लेकर, 1 का मतलब अंकों में 1 लिखिएगा, 1 से 1 तक, नहीं समझ, मतलब 1 से n तक, नहीं समझ पाएंगे? अरे वो धोखे से बोल गए। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को, सतत गुणनफल को, सतत गुणनफल को क्रम गुणित, क्रम गुणित क्रम गुणित n कहते हैं, क्रम गुणित n कहते हैं, जिसे, जिसे इस तरह का चिन्ह बनाइए, या एनसीईआरटी किताब दो, देखो, जिसे लिख गया, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाइए, यहाँ सीट देखिए, लड़की के पीछे सीट खाली, बैठ जाओ बेटे। हाँ, 1 से लेकर, क्या लिखे? 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रम गुणित n कहते हैं, जिसे ये फैक्टोरियल n या n के आगे ऐसा चिन्ह लगाओ से व्यक्त करते हैं। तो फैक्टोरियल के दर्शाने के 2 चिन्ह हैं। जिस तरह समकोण कोण 90 दर्शाया जाता है, उसी तरह आप बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे करके एकदम से 90 बनना चाहिए आप, या फिर आप n के आगे करके इस तरह के एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, नीचे बिंदी लगाएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? फैक्टोरियल n। इसके बाद ये सीरीज लिखो, लिखो फैक्टोरियल n की सीरीज। बेटा आप भी लिखना शुरू करो। हाँ, ये फैक्टोरियल n की सीरीज लिखो, n, n-1, n-2, n-3, 3 to 1। दूसरी चीज, एक समस्या और सुन लीजिए, 5 से 6 बैच पढ़ाऊंगा, ठीक, 6 बजे के बाद खाली होऊंगा, फिर वीडियो डाउनलोड होगा। तो जो वीडियो मिल रहा था 5 बजे, अब मिलेगा रात 8 बजे। कितनी देर पढ़ लोगे? सुबह स्कूल भागना, और एक दिन का लेक्चर पढ़े नहीं तो फिर ऑफलाइन क्लास नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए कहता हूं कि ऑफलाइन आओ, मैनेज करो किसी तरह, नहीं फिर दिक्कत होगी बिल्कुल एकदम। यार कठिन है चैप्टर ना, तभी तो मैं कह रहा हूं। अभी तक तो मैं उल्टा कहता था कि घर में पढ़ लो। अब देखो फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ ऐसे खुल गई। देखिए जरा दिमाग लगाना, ये नंबर 1 में फैक्टोरियल लिख गया। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से। फैक्टोरियल n, जिस दिन मैं n को बाहर कर लूं तो n-1 से 1 तक को हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल n-1। अर्थात फैक्टोरियल से कोई संख्या बाहर निकलती है तो जस्ट एक संख्या कम हो जाती है, अर्थात n-1 से 1 तक के गुणे को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइएगा, भेजा लगाइएगा, बिल्कुल एकदम से क्लिक कर जाएगा। ये जो है ना, ये जिस दिन अपना राज खोलेगा ना, जैसे पुलिस इसके अंदर दबाव डालेगी ना, तो कहेगा अच्छा खोल रहा हूं राज में अपना। कहूंगा 5 के, और बता और कहां चोरी किया? कहे 4, और कहीं किए हो? कहां साहब किए? कहां किए? 3, 2, 1। अब पुलिस चाहे जितना डंडा मारे, साहब अब नहीं गया किसी के घर में। समझ में नहीं आया? इसका मतलब कि देखो फैक्टोरियल 5, जिस दिन 5 फ्री कर दूं तो 4 से 1 तक की गुणा को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 4।
तो ये शॉर्टकट में कह के चला जाता है। कहीं फैक्टोरियल 100 लिखा हो तो क्या समझोगे आप? 100 से लेकर 1 तक का गुणा भरा है, समझ में नहीं आया? तो इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, फिर यहां पे जरा दिमाग लगाइए, 5 गुणे 4 होता तो कितना बनता? फैक्टोरियल 3। तो जितनी बार एक संख्या फैक्टोरियल से कम करेंगे, उस संख्या को फैक्टोरियल से कम करेंगे, जस्ट एक संख्या कम हो जाएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। फैक्टोरियल n में n-1, यहां से मैं n-1 बाहर करूं तो क्या आएगा? अच्छा, कहां शुरू होगा? n-2। अब बताना, इसी तरह आप बताना, बिल्कुल दिमाग लगा के बताइएगा। n-1 n-2 क्या आएगा? फैक्टोरियल n-3। समझ में आ रहा है? अब सुनिएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताओ, बताओ जल्दी से। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ में आया? नहीं आया? कहां शुरू करोगे? 5 से, और नेचुरल नंबर भरोगे, भिन्न नहीं भरोगे। अच्छा सुनना, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 10 गुणे 9 गुणे 8 डॉट डॉट कहां तक? 1 तक। तो 1 के पहले क्या आया होगा? 2 के पहले। तो कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि 2-3 पद इधर भी लिख दूं, नहीं नाराज ना हो जाए। समझ में आ रहा है? अब सुनना, ध्यान से सुनना। अब क्लिक कर गया होगा सब फैक्टोरियल, नहीं क्लिक किया? अरे माइंड में घुसा कि नहीं? हाँ। अब बताइए अगले नंबर पे, जिस दिन फैक्टोरियल 10 लिखा है, मैं 10 को बाहर करूंगा तो क्या आएगा? 9। अर्थात मैंने 10 को खींच लिया। सुनना, 10 को मैंने क्या किया? खींच लिया। तो ये क्या है? 9 से 1 तक का गुणा। 9 से 1 तक का गुणा क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल 9। अर्थात जिस दिन मैं 9 को भी खींच लिया तो उस दिन फैक्टोरियल 8 बन गया। जिस दिन मैं 8 को भी खींच लिया तो उस दिन फैक्टोरियल 7 बन गया। अब भी समझ में नहीं आ रहा? तो जैसे आप एक एक संख्या फैक्टोरियल से कम करते जाओगे, वैसे एक संख्या अंदर फैक्टोरियल की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे समझ में कि नहीं आया? चलो उतार लो सब। तो ये फैक्टोरियल हो गया। साल में जरूरत पड़ेगी फैक्टोरियल की। कक्षा 11-12 कहां क्या जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता किसी को। हाँ, तो ये लिख गया फैक्टोरियल। तो बेटा बातें ना करो, अब समय नहीं है, समझ लीजिए। तो जो फ्री माइंड की पढ़ाई होती है वो ज्यादा मजा आती है। अब 1 घंटे का फिट समय है, मैटर बहुत ज्यादा है। तो महसूस हुआ कि नहीं? अर्थात इसी से सारे फार्मूले बने हैं। मैंने फैक्टोरियल क्रम गुणित को मैंने परिभाषा क्या लिखाई? 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को फैक्टोरियल से व्यक्त करते हैं। जो फार्मूले आपके सामने पड़े हुए हैं, ये फार्मूले आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है? ट्रिक है यार, समझ लो, बात खत्म। हाँ, मैं 2-3 बातें लिखूंगा। नोट नंबर 1 सुनिएगा। सब लोग सुन रहे हैं? मैं लिखूंगा पहले नंबर पे क्या लिखूंगा? नोट नंबर 1, फैक्टोरियल n तभी, पहले लिखना नहीं, पहले सुन लीजिएगा, तभी परिभाषित, इंग्लिश में परिभाषित को डिफाइन पढ़ते हैं, परिभाषित तभी होगा जब n एक प्राकृतिक संख्या हो। आगे समझ में? इसका मतलब इस बकवास के अंदर यदि कोई नेचुरल नंबर भरा है तो अपने राज खोलना शुरू करेगा। राज का मतलब सीरीज खोलेगा, सीरीज का मतलब श्रेणी खोलेगा। वो कैसे खोलेगा आपको पता है? यदि 10 एक नेचुरल नंबर है तो ये 10 से 1 तक का गुणा कह रहा है, नहीं आए समझ। लेकिन जिस दिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, यहां लिखा है 5/2, तो माफ करिएगा, इस ये अर्थहीन लिखा, अर्थात इसका कोई मान नहीं होगा। अर्थात फैक्टोरियल को कब तोड़ा जा सकता है? फैक्टोरियल कब डिफाइन होता है? जब यह एक नेचुरल नंबर हो। समझ में आ गया? इसका मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? कल मैं याद दिलाया हूं, बोलो। अर्थात नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती। पता कि नहीं पता? अगले नंबर पे देखेंगे, जरा दिमाग लगाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, याद कर लीजिएगा। अगले नंबर पे देखेंगे, तीसरे नंबर पे सुनिएगा, ये दोनों नंबर लिख डालिए, फिर बताओ। नोट नंबर 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल n तभी परिभाषित होगा, तभी परिभाषित होगा, फैक्टोरियल n तभी परिभाषित होगा जब n एक प्राकृतिक संख्या हो।
फैक्टोरियल n तभी परिभाषित होगा जब n एक प्राकृतिक संख्या हो। दूसरे नंबर में याद रखना, अपवाद है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती। सुनना, फैक्टोरियल के अंदर -n लिखा है तो इसकी वैल्यू प्लस अनंत होगी, जहां n एक लिखेंगे, जहां n एक विषम प्राकृतिक संख्या है, n एक विषम प्राकृतिक संख्या है। सुनिए, सपोज दैट, दिमाग लगाना, यहां पे -3 भरा हुआ है, -1 भरा है, -3 भरा है, -5 भरा है, तो माइनस थोड़ा नेचुरल नंबर होता है, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो n एक प्राकृतिक, n एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो जब n एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो माइनस ऑलरेडी लगा है, तो कहीं इस तरह की फोटो आ जाए, -1 आ जाए तो वैल्यू क्या होगी? प्लस अनंत। -3 आ जाए, वैल्यू प्लस अनंत। इसके नंबर में यदि -n की वैल्यू माइनस अनंत भी हो सकती है, जब n एक, जहां n एक सम प्राकृतिक संख्या है। नोट करें, जहां n एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, माइनस अनंत होगी वैल्यू। अगले नंबर में मैं लिखना शुरू करता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखते हैं, बताऊं, तैयार हैं आप लोग? नोट नंबर 1 2 3 4 5, -3 की वैल्यू, जल्दी बोलो। प्लस अनंत। -6 की वैल्यू माइनस अनंत। समझ में आ रहा? अर्थात प्लस अनंत माइनस अनंत भी रोल रखता है, क्योंकि नंबर लाइन में माइनस अनंत लेफ्ट की तरफ होता है, पढ़ चुके हो, और प्लस अनंत राइट की तरफ होता है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। एक चीज और देख लेते हैं, ठीक, 3/2 का मान अमान्य, ठीक, नॉट डिफाइन है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? नॉट डिफाइन, मतलब परिभाषित, सीरीज नहीं तोड़ेगा, ठीक। तो ये आप मुझे बताइए, फैक्टोरियल के बेसिक समझ में आए कि नहीं आए? ठीक। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, अगले नंबर में जस्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं बंद करता हूं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आर का मतलब क्या होगा? जहां आर बिलोंग नेचुरल, आर बिलोंग नेचुरल है, फैक्टोरियल आर का मतलब क्या होगा? आर, अरे यार अब तो आप लोग देखो, मैं, हाँ ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज आप बहुत अच्छी रखा करो, ऐसे बैठ जाते हो कि पूरा देश का कर्जा आपके ऊपर है, ये गलत बात है यार। मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहो, बिल्कुल एकदम से अच्छे स्टूडेंट बनो। फैक्टोरियल आर का मतलब आर माइनस 2, कहां तक जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ में नहीं आया? जिस दिन इसका चुपचाप बैठा है तो ठीक है, और इसकी सीरीज खुली तो फिर 1 तक जाएगा सीधे। इसका मतलब यार मैं चुपचाप देखूं, यदि मैं आर को बाहर करूंगा तो आर -1 हो जाएगा। मुझे बकवास नहीं लिखना, तो मैं आर को बाहर कर लूं, मैं यहां से फैक्टोरियल डाल दूं, नहीं है समझ? तो क्या सीखने को मिला? कोई भी नेचुरल नंबर को फैक्टोरियल से बाहर करोगे तो जस्ट एक संख्या कम हो जाएगी। जैसे फैक्टोरियल 10 लिखा है, 10 को बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 9, फिर 9 को बाहर करोगे तो 8, फिर 8 को बाहर करोगे तो इसी तरह करते करते बाद में 1 बचेगा, सब बाहर हो जाएंगे। अब फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती नहीं है समझ में, इसीलिए ये सीरीज बनी हुई है। तो ये सेवा इसकी यहां तक समाप्त हो गई। चलो अब देखें, अब क्रंचे संचय में फैक्टोरियल की थी जरूरत, तो मैंने फैक्टोरियल बता दिया। अब मैं लिखूंगा, हेडिंग लिखेंगे क्या? फैक्टोरियल क्या बोल रहे हो भैया? लिखना नहीं, अपवाद बोल रहे हैं भैया। फैक्टोरियल अनंत, यार मैंने क्या लिखा है? फैक्टोरियल कब परिभाषित होता है? तो क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, किस जोन में चले गए तुम? मैंने देखो, मैंने बताया ना, कल के लेक्चर पढ़ के नहीं आए, इसीलिए तो कहता हूं कि ऑफलाइन में आप फायदा नहीं उठा पाओगे। यदि ऑनलाइन ऑफलाइन सब खिचड़ी कर डाले तो अब रेगुलरिटी बना के आ जाओ यार। अब पहले दिन की क्लास है आज, पहली बात आप समझ रहे हो, तो आप रिदम में आ जाओ, नहीं बर्बाद हो जाओगे, इतना बता दे रहा हूं।
किसी लायक नहीं बचोगे। अब मैं जितना केयर करता हूं मुझे नहीं लगता कोई केयर करता होगा, उसे स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता, टीचर अपना पढ़ा चला जाए, तुम जाओ तुम्हारा। बेटा अब इस तरह की फर्जी की बात ना बोल रहा माइनस अनंत। देखो ये जो चिन्ह बना हुआ है जिसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क्रम गुणित। छोटी सी बात जो 2-3 मिनट की बात होती है वो 15 मिनट ले लेते हो। अब ये दो चिन्ह क्रम गुणित के, इसके अंदर वही नंबर भरा होगा जो नेचुरल होगा, फर्जी का नंबर भरा होगा तो नॉट डिफाइन होगा। तो माइनस अनंत प्लस अनंत में कहां तुम चले गए। चलिए अब लिखेंगे, बोलो हेडी लिखें स्वतंत्र क्रियाएं, हेडी लिखेंगे स्वतंत्र क्रियाएं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस सुनिए, जो लोग कल का लेक्चर ना पढ़े हो तो कल के लेक्चर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप कान में लीड लगाइए और चुपचाप फिल्म की तरह उसको देख डालिए एक ही रफ्तार पे, ताकि कल मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बता दिया था कि क्रमचय संचय में 2 प्रकार के आप क्रियाएं करेंगे, एक स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं, एक आश्रित। स्वतंत्र क्रियाओं को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अर्थात वो क्रियाएं, वो कार्य जो एक दूसरे पर आश्रित ना हो उन्हें क्या कहते हैं, स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। कल मैंने उदाहरण भी दिया, नहीं दिया उदाहरण, मैंने रसगुल्ला वाला उदाहरण दिया, प्लेट में ढेर सारे उदाहरण दिया, याद है आपको। आप परीक्षा दे रहे हो, बात आप समझिए, आप पेपर में बैठे हुए हो तो सब एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र हैं, सबको पेपर मिला है, सबकी तैयारी हो रही है। परीक्षा में हमारे पांच विषय हैं, हमारे 5 विषयों के एग्जाम होंगे। अब हिंदी में हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, बोलिए, उसका मैथ से क्या लेना देना है, अर्थात प्रत्येक विषय क्या है, स्वतंत्र है। फिर याद करिए, कल मैं मोबाइल नंबर की चर्चा किया, पासवर्ड बनाया, और ये सब आपस में कौन सी क्रियाएं हैं, स्वतंत्र क्रियाएं। जब क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं तो गणना का गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जब अपवर्जी होती हैं तो गणना का योगफल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो क्लास तो कल ही सब पूरी थ्योरी हो गई थी, आज लिखाना है। तो स्वतंत्र क्रियाएं किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। जब क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित ना हो तो उन क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक दूसरे पर, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित ना हो, एक दूसरे पर आश्रित ना हो तो उन क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। उन क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। दिमाग लगाइएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसके स्वतंत्र क्रियाओं के। क्रिया का मतलब कार्य करना, बोलो भाई, अब आप बात समझिएगा, फिर से मैं आ जाता हूं। हमारे पास मोबाइल है, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको भेजा बिल्कुल यूज होगा, दिमाग साफ कर देगा चैप्टर है। मोबाइल का कीपैड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 0 डाल दिया, अर्थात कीपैड में आपके 10 डिजिट नंबर हैं, 0 से 9 तक 10 डिजिट नंबर हैं। आपको मोबाइल पे पासवर्ड डालना है, 2 अंकों का शायद पासवर्ड डाले हैं, तो यहां पे पासवर्ड ऐसे ओटीपी आ गई 4 अंकों की, मान के चलिए आप व्हाट्सएप बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अब दिमाग लगाइएगा। तो 4 अंकों की जब ओटीपी आएगी तो जो पहला अंक होगा तो इन्हीं में से कोई होगा, अर्थात जब तक ओटीपी नहीं आती तब तक आप क्या लगाओगे कि पहले डिब्बे को मैं कितने प्रकार से भर सकता हूं, 10 प्रकार से, अर्थात कितने प्रकार से भरेंगे, कोई एक नंबर। अब लॉजिक पकड़िएगा, भरेंगे कोई एक नंबर, लेकिन कौन सा नंबर भरेंगे ये हमें पता नहीं है। तो जब तक ओटीपी नहीं आ जाती तो मुझे नहीं पता कि यहां पे कौन सा नंबर भरा जा रहा है, लेकिन इसके भरने की विधियां 10।
अब मैं 4 अंकों का अपने उस पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, जरा दिमाग लगाइएगा, पासवर्ड डाल रहा हूं। जब पासवर्ड डाल रहा हूं तो यहां पे कोई नंबर दबा दूंगा, अर्थात आपकी सुविधा कितने प्रकार से है, 10 प्रकार का मैटर है आपके पास। यहां पे भरने के लिए 10 विधियां। क्या अगला बॉक्स भरने के लिए आप पहले बॉक्स पे आश्रित हो? क्या नहीं आश्रित हो। आप 4 नंबर का कोड बनाने के लिए, 4 अंकों का पासवर्ड बनाने के लिए आप कितनी बार क्रिया करोगे? 4 बार। अरे 4 बार क्रिया नहीं करोगे? अरे एटीएम में पैसा निकालते हो, कितने अंक का कोड मानता है? 4 अंक का। बटन कितनी बार दबाते हो? 4 बार। समझ में आ गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो क्रियाएं वो स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र है? जब आप पासवर्ड बना रहे हो ना, बात समझिएगा, तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित नहीं है। आपकी मर्जी, मैं कोई सुविधा है मेरी मर्जी, मैं पता नहीं क्या दबा दूं, मैं स्वतंत्र दबाने के लिए यहां 5 दबा दिया, लेकिन दबा सकता था 10 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। इसको 10 प्रकार से, इसको 10। जब क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं तो सभी विधियों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अर्थात टोटल विधियां कितनी हुई? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, अर्थात 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात 10,000। सुनिएगा, 10,000 विधियां हो गई 4 अंकों की पासवर्ड बनाने की। भेजा लगाइएगा। इसीलिए जल्दी से आपका एटीएम का जो पासवर्ड है आपका, समझ में आ गया, जो कोड नंबर है वो कोई पा नहीं सकता, क्योंकि 4 अंकों का जब कोड नंबर आप बनाए हैं तो टोटल मेथड कितने हैं? 10,000। नहीं आए समझ में? और एक मेथड से आपका एटीएम लेगा और बाकी 9,999 से एटीएम पैसा नहीं निकालेगा। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा दिमाग लगाइए। आपके परीक्षा में सुनिएगा, कितने विषय हैं आपके 11 में? 5 विषय। चलिए मैं विषय का नाम लिखता हूं। पहला हिंदी, दूसरे में अपने विषय पे आ जाता हूं मैथ, तीसरे पे आ जाता हूं फिजिक्स, ठीक, चौथे पे आ जाते हैं केमिस्ट्री, और फिर चलिए इंग्लिश आब्लिक कंप्यूटर, इंग्लिश ले लिया। दिमाग लगाइएगा। अब देखो बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा आपको। कल मैं सारे एग्जाम्पल दे चुका हूं। मैं स्वतंत्र क्रियाओं की चर्चा कर रहा हूं। आप जब हिंदी का पेपर देने गए तो आपके साथ 2 तरह की घटना हो सकती है, या फेल होंगे या पास होंगे। अर्थात इसके कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? 2 प्रकार की। लेकिन हिंदी के पेपर से मैथ का क्या लेना देना है? ऐसा कोई लेना देना संबंध है क्या दूर दूर से कि हिंदी में फेल हो गए तो मैथ में भी फेल हो जाएंगे? आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल का दिन अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसमें कितने मेथड हैं? 2। इसमें 2। जब क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं, जब आपका पूरे पेपर हो जाएंगे तो आप 5 दिन पेपर देने जाओगे कि नहीं? 5 क्रिया करोगे ना? क्रियाएं, और सभी पेपर एक दूसरे के प्रति क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हिंदी का मैथ से क्या लेना देना? मैथ का फिजिक्स से क्या लेना देना? फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या लेना देना? आपकी मैथ की तैयारी अच्छी होगी तो मैथ का पेपर अच्छा बनेगा, फिजिक्स की तैयारी होगी तो फिजिक्स का पेपर अच्छा बनेगा। समझ में आ गया? जब क्रियाएं स्वतंत्र होती है। लेकिन जब आप क्रिया कर रहे हो तो कितने मेथड से कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण बात है। जब आप मोबाइल के कीपैड में बैठे हो तो आपके 10 प्रकार के मेथड उपलब्ध, 10 प्रकार के मेथड उपस्थित हैं, और जब आप पेपर दे रहे हो तो 2 ही मेथड उपस्थित है, पास होना या फेल होना। समझ में आ गया? तो जब भी क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं तो सब विधियों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जब सब विधियों का गुणा होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार गुणा होगा तो कितना आ गया? 32 टोटल मेथड होंगे, METHOD। देखो टोटल जो विधियां होंगी वो 32 प्रकार की होंगी। अरे सर जी कुछ ऐसी बात बोलिए, क्या बकवास है 32 प्रकार की विधियां? दिमाग लगाना, जिसमें एक विधि सम्मिलित है इसके अंदर चुपचाप पास होने की, और 31 विधियां फेल होने की। नहीं आया समझ? कोई व्यक्ति 5 विषय में कक्षा 11 में 31 प्रकार से फेल हो सकता है। अब सर जी प्रकार बता दीजिए। हिंदी में फेल हो गया तो भी तो फेल हो गया, और हिंदी इंग्लिश में फेल हो गया तो भी फेल हो गया। अर्थात असफल होने की विधियां बहुत सारी हैं, असफल होने की विधि एक है। दिमाग लगाइएगा। सूटकेस आता है बाजार में जिसमें अक्षर ताल ऐसे चक्र बने रहते हैं, याद है? यदि एक चक्र का सूटकेस है तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं चक्र घुमा के देखूंगा कि यार इसमें ABCD तो नहीं भरा। अब देखना, दिमाग लगाना, अब आपको क्लिक करेगा। वैसे जो कल की मेरी क्लास लिए होंगे तो उनको तो सब ये बकवास नजर आ रहा होगा। समझ आ गया? यदि आप एक चक्र का सूटकेस है तो सुरक्षित नहीं है। रीजन आप कोड नंबर डाल लो, मुझे मत बताओ,
अपना सूटकेस दे दो, मैं 100% खोल लूंगा, मैं 0 डालूंगा। अरे सूटकेस के अंदर जैसे चक्र घुमाऊंगा तो 0 से 9 तक पाऊंगा, तो मैं 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 4 5 6 7 8 9, खुल ही जाएगा, नहीं खुलेगा। अब आ गए 2 चक्र, अब जरा दिमाग लगाइए, जिसका सूटकेस होगा तो 2 जगह नंबर डाले होगा, अब भगवान जाने क्या डाला है, दिमाग लगाइए। लेकिन इतना मुझे पता है, दिमाग लगाइएगा, इतना मुझे पता है कि इनमें से कोई नंबर डाला होगा, तो जरा दिमाग लगाइए। तो मुझे पता है कि यदि मैं पहले चक्र में पहले डिब्बे में तुक्का लगा रहा हूं तो मैं 10 प्रकार का तुक्का लगा सकता हूं। अब 10 प्रकार का तुक्का ये है, 0 से 9 तक को डाल सकता हूं, बोलो, तो इसको भी 10 प्रकार से तुक्का लगा सकता हूं। तो क्रियाएं क्या हैं, स्वतंत्र है। पहले चक्र को सेट करना, दूसरे चक्र को सेट करना, एक दूसरे पर आश्रित, तो क्रियाएं गुणा हो गई, 10 गुणे 10 100, तो 100 मेथड हुए टोटल। एक मेथड से सूटकेस खुल जाएगा और 99 मेथड से सूटकेस, जब जैसे 2 अंक का सूटकेस लेंगे तो जल्दी कोड नंबर पाने वाला। 3 चक्र हो गए तो मेथड कितने चले गए, 1000। अच्छा दिमाग लगाइए, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, भेजो लगाइएगा, 94 डाला, यहाँ 5 डाला, यहाँ 86 डाला, 43 डाला, 62 डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 नंबर दिया, ये खाली स्थान है। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं, पता है कि यहां पे जो मिसिंग नंबर हुई है वो 10 प्रकार का हो सकता है। यहां पे मैं 0 लगाऊंगा, संतोष सर जी बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे, रॉन्ग नंबर, कोई बात नहीं भाई, माफ करिएगा, 1 रगड़ूंगा, बोलो, 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ना कहीं मेरा नंबर भिड़ जाएगा। यदि मैं 1 मिसिंग और कर दिया तो भगवान जाने कि आप मेरा नंबर लगा पाओ, क्यों लगा पाओ, क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैं 2 डिब्बे मिसिंग कर दिया ना। अब ये आपको तुक्का लगाने की 100 विधियां हो गई, बोलो, समझ में नहीं आया। तो यदि किसी का 1 नंबर गोल है तो आप लगा सकते हो वहां तुक्का कि 0 से 9 तक लगा दूं, बाकी तो एग्जिस्ट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी क्रियाएं स्वतंत्र होंगी, यहां गणना के 2 सिद्धांत है, केवल क्रमचय संचय में आप गणना के 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक गुणनफल सिद्धांत है, एक योगफल सिद्धांत है। जब क्रियाएं स्वतंत्र हो तो गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग करना है, और जब क्रियाएं आश्रित या अपवर्जी हो तो योगफल सिद्धांत का प्रयोग करना है। तो हेडिंग क्या पड़ी हुई है, स्वतंत्र क्रियाएं। स्वतंत्र क्रियाएं किसे कहते हैं, लिखे हैं क्या अभी, अब क्या लिखे हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित ना हो तो उन्हें स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, बोले, आदर्श सिक्के को उछालने पर, 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 उछालने पर सिक्के के ऊपर हेड या टेल आना स्वतंत्र क्रियाएं हैं। आदर्श सिक्के को उछालने पर, आदर्श सिक्का का मतलब समझ रहे हैं, सिक्का सही होना चाहिए, एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो। तो क्या लिखे हैं आप, आदर्श सिक्के को उछालने पर सिक्के के ऊपर हेड या टेल आना क्या है, स्वतंत्र क्रियाएं हैं। क्यों स्वतंत्र है, सुनो, देखो, जब सिक्का हवा में रहेगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, स्वतंत्र है कि नहीं, सिक्का स्वतंत्र है कि आश्रित है। अरे जब उछाला जाएगा ना तो सिक्का सौतेला व्यवहार करेगा क्या, कि नहीं मैं विराट कोहली की तरफ ही आऊंगा, ऐसा कुछ संभव, वो तो मात्र लक है। अब जरा दिमाग लगाइए, 3 व्यक्ति किसी लक्ष्य को भेद रहे हैं, ठीक है, बारी बारी से निशाना लगा रहे हैं, किसी का निशाना लगा किसी का निशाना ना लगा, तो 3 व्यक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की क्रियाएं भी क्या है, स्वतंत्र क्रियाएं, क्योंकि तीनों व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित नहीं। जरा दिमाग लगाइएगा, मैं 3 व्यक्ति प्रतियोगिता में आए हैं, मैं बारी बारी से बुलाता हूं, भैया श्याम भैया आइए, बंदूक उठाइए, निशाना लगाइए, तो बंदूक उठाया, निशाना लगाया, और श्याम भैया का मोहन से क्या लेना देना है, वो कहेगा नहीं श्याम भैया तुम लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा, और तुम नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। क्या ऐसा होता है क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो। अच्छा ऐसा होना लगे ना तो आपकी परीक्षा में 2 नंबर कम हो जाते, तो दोस्त से मांग लिया करो कि 2 नंबर यार मेरे उसमें चढ़ा दे, तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सब लोग परीक्षाएं दे रहे हैं और सभी बच्चा परीक्षा देने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी पढ़ाई है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आप मेरे क्लास में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, तो सब लोग स्वतंत्र हो,
मैं किसी को मना करता हूं क्या कि तुम कम सुनो, तुम कम देखो, तुम ज्यादा लिखो, तुम ज्यादा सुनो? ऐसा कुछ नहीं कहता ना। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट मेरे लिए स्वतंत्र है कि नहीं? अब आप जितनी मेहनत करोगे, आपका बगल वाले से क्या लेना देना? बशर्ते अब उससे बात कर रहे हो तो लेना देना हो जाएगा कि वो तो पढ़ ही नहीं रहा, मुझे भी ले डालेगा। तो स्वतंत्र क्रियाएं किसे कहते हैं? जब एक दूसरे पर आश्रित ना हो। जब सिक्का उछाला जाएगा, तो जब सिक्का उछाला जाएगा तो सिक्का आश्रित नहीं है किसी एक के ऊपर। हेड आएगा, कोई एक हेड आएगा या टेल आएगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, बोलिए दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य भेदने की क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। 3 व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य भेदने की क्रियाओं को 3 व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य भेदने की क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि तीनों व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। क्योंकि तीनों व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। सुनिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या बोलो? किसी प्रश्न को, सुनिए पहले सुन लीजिए, किसी प्रश्न को 2 व्यक्तियों द्वारा हल करने की क्रियाएं भी स्वतंत्र क्रियाएं हैं, जबकि दोनों व्यक्ति दूर दूर बैठे हुए हैं, अर्थात परीक्षा हो रही है। मैं कोई क्वेश्चन बोलूंगा कि आप भाई इस क्वेश्चन को हल करके मुझे बताइए, बात समझ में आया? तो मैं दूर दूर बैठा दिया, आप नकल नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्वतंत्र हो कि दोनों आश्रित हो? जिसको आ जाएगा वो कर लेगा। अच्छा, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम में कैपिटल ए कैपिटल बी, दिमाग लगाइएगा, ठीक? तो स्वतंत्र क्रियाएं ये भी बता दूं मैं, जब स्वतंत्र क्रियाएं एक साथ 2 या 2 से अधिक घटनाएं घट जाती हैं, तो ये 2 व्यक्ति हैं। सुनना, ध्यान से सुनना। मैं कोई एक इंटीग्रेशन दे दिया कि x स्क्वायर dx का समाकलन कर। अभी आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे, आरएम पढ़ोगे। मैं दे दिया दोनों को, तो मुझे पता चल गया कि 5 मिनट बाद मैं इनकी कॉपी जमा करा लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं कॉपी जमा कराऊंगा तो मुझे 3 तरह की घटनाएं मिलेंगी, या ए को आ गया होगा, बी को नहीं आया होगा। सुनो, या बी को नहीं आया होगा, ए को आ गया होगा, सॉरी ए को नहीं आया होगा, बी को प्रश्न आ गया होगा, या फिर दोनों को आ गया होगा। सुनना, या फिर दोनों को नहीं आया होगा। लेकिन जब तक कॉपी नहीं जमा होगी तब तक ये चारों बातें मेरे दिमाग में सस्पेंस में चलेंगी कि नहीं। लेकिन जब कॉपी जमा हो जाएगी तो 4 घटनाओं में से कोई एक घटना सामने आ जाएगी। तो ये चारों घटनाएं क्यों दिख रही हैं, इनकी चारों घटनाओं की पिक्चर क्यों दिख रही है? क्योंकि क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र होती है ना, तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं घटने की संभावनाएं पाई जाती हैं। बात समझिएगा। जब किसी 3 व्यक्ति द्वारा लक्ष्य को भेदा जाता है ना, तो क्या पता तीनों का निशाना लग जाए, क्या पता किसी एक का लग जाए, क्या पता 2 का लग जाए, कोई 2 का लग जाए, और क्या पता एक का भी ना लगे। तो स्वतंत्र है, मात्र लक है कि अपनी अपनी किस्मत मंजवाई गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं तो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती। तो ये भी मैं बोल लेता हूं, फिर जल्दी से खत्म करता हूं, लिखेंगे। 2 विद्यार्थी यदि किसी एक प्रश्न को हल कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र क्रियाएं हैं। 2 विद्यार्थी किसी एक प्रश्न को हल कर रहे हैं, 2 विद्यार्थी किसी एक प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं। क्योंकि तो ये क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं क्योंकि दोनों विद्यार्थी एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। क्योंकि दोनों विद्यार्थी एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। हाँ, बताइए, स्वतंत्र क्रियाएं समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाएंगे गणना के मूल सिद्धांत, इंग्लिश में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
सुनिए, गणना के मूल सिद्धांत क्या लिखा है? फंडामेंटल का मतलब मूल होता है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, अकाउंटिंग मीन्स गणना करना। तो गणना के मूल सिद्धांत, गणना के दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है गुणनफल सिद्धांत, दूसरा होता है योगफल सिद्धांत। लिखेंगे गणना के दो सिद्धांत होते हैं, दो सिद्धांत होते हैं। गणना के दो सिद्धांत होते हैं। नंबर एक गुणनफल सिद्धांत, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, TH है लिखा है, THEORY, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। दूसरा क्या होता है? योगफल सिद्धांत। बताता हूं, बस दो सिद्धांत आप पढ़ेंगे, बशर्ते आपको दो बातें कोई फीलिंग हो जाए कि क्रियाएं स्वतंत्र हैं या अपवर्जी हैं। जब क्रियाएं स्वतंत्र होगी तो गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग होगा, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। योगफल सिद्धांत को समेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? समेशन, SUMMATION, समेशन थ्योरी। ये इंग्लिश वाले शब्द भी आप लिख लीजिए। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग करूंगा। गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हो। स्वतंत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जब क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर ना हो। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालेंगे गुणनफल सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे गुणनफल सिद्धांत। सुनिएगा ध्यान से, गुणनफल सिद्धांत, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। जो गणना के मूल सिद्धांत होते हैं वो दो सिद्धांत होते हैं, एक गुणनफल सिद्धांत होता है, एक योगफल सिद्धांत होता है। बस अब बिल्कुल कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा, तब आपको मजा आने वाली है। एकदम से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। गुणनफल सिद्धांत होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गणना का गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्रियाएं स्वतंत्र हों। स्वतंत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित ना हो। लिखो, पहले इतना लिख लेते हैं। गणना का गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग, गणना का गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग, गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग, सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हों। गणना का गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हों। जब क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हों। बोलो, स्वतंत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं, स्वतंत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं। जो क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं। क्या लिखें? स्वतंत्र क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। अब सुनना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं। यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र, पहले लिखना नहीं, क्रियाएं परिमित संख्या में, परिमित संख्या में हो और M, N, P डॉट विधियों से, अभी मैं समझाता हूं, विधियों से
संपन्न हो रही हो, संपन्न हो रही हो, तो अभीष्ट कुल विधियां, बताओ कुल विधियां क्या होंगी? m गुणे n गुणे p गुणे डॉट डॉट। अब इसका प्रोसेस क्या सुनना यार, वही ये गुणा हो गया ना यार। परिमित संख्या का मतलब क्या होता है, जरा दिमाग लगाइए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी? 3 अंकों की संख्या बनाइए, संख्या बनाइए। सुनना यार, ठीक है? अब हिंदी हिंदी आप लिख लिया करो, अब समझना, दिमाग लगाना। तो आपके 3 डिब्बे भरने हैं, बोलो। तो ये तीनों क्रियाएं क्या हैं? एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो आखिरकार ये 3 अंकों के नंबर कौन कौन होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा दिमाग लगाइएगा। मैं थोड़ी देर के लिए 0 हटा देता हूं, नहीं फिर शुरुआत में 0 भर दोगे तो 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, ठीक है? तो 0 हटा देता हूं। आपके पास कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। तो यहां 9 में से कोई नंबर डाल सकता है? बोल क्यों नहीं रहे हो? अर्थात मैंने क्या लिखा है, यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में, परिमित संख्या का मतलब जिनको गिना जा सका है। आखिरकार आप कितनी क्रियाएं कर रहे हो? 10 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 150 कर रहे हो, अनंत क्रियाएं तो नहीं कर रहे हो। जब अनंत क्रियाएं कर रहे हो तो कहां तक गुणा करोगे? अनंत बार गुणा करोगे क्या? अर्थात 3 अंकों की संख्याएं बनाने के लिए आपको कितनी क्रियाएं करनी पड़ेगी? 3। और पहली क्रिया करने के लिए आपके पास कितने मेथड है? 9, अर्थात 9 मेथड है। अर्थात पहली क्रिया कितने विधियों से संपन्न होती है? m विधियों से। सुनो यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में हो और m n p विधियों से संपन्न होती हो। अर्थात पहला डिब्बा कितने विधियों से भर रहा हूं? 9, दूसरा 9, तीसरा 9। तो क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। तो अभीष्ट कुल विधियां क्या हो गए? 9 गुणे 9 गुणे 9, अर्थात 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना हो गया? कितना? 729। देखो अब जरा दिमाग लगाना, अब यहां पे भेजा लगाना। 729 नंबर नहीं है, 729 प्रकार के 3 अंकों की संख्याएं आएंगी। वो कौन होंगी? कुछ इस तरह हो सकती हैं, नहीं है? समझ दिमाग लगाना। 1 2 3 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, 2 4 3 हो सकता है। अर्थात मैं इनकी इस तरह गिनती करूंगा, भेजा लगाना इस तरह चल रहा है, 1 2 3 4, इस तरह बकवास करके जब गिनती करूंगा तो कितनी संख्याएं बना सकते हो? 729 प्रकार की संख्याएं 3 अंकों की बना सकते हो। अब भी समझ में नहीं आया? तो मैंने क्या लिखा है? यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में हो और पहली क्रिया कितनी विधि से? m विधि से, दूसरी क्रिया n, तीसरी क्रिया p विधि से डॉट डॉट संपन्न हो रही हो, तो अभीष्ट कुल विधियां अर्थात टोटल मेथड सब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया होगा समझ में। लिखेंगे, यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में हो, यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं, यदि कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में हो, परिमित संख्या में हो, परिमित संख्या में हो और m, n, p डॉट डॉट विधियों से संपन्न हो रही हो, विधियों से संपन्न हो रही हो संपन्न हो रही हो, तो अभीष्ट कुल विधियां m गुणे n गुणे p डॉट डॉट होंगे। मैंने एक शब्द क्यों लिखा? परिमित क्यों लिखा? अर्थात जो क्रियाएं होंगी वो परिमित संख्या में होंगी। 3 क्रिया कर रहे हो, 4 क्रिया कर रहे हो। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लीजिए, बोलो एग्जाम्पल, बोलो, बोलिए भैया। हाँ बोले भाई। लिखेंगे, मोहन के पास 2 पैंट तथा 3 शर्ट हैं। मोहन के पास 2 पैंट तथा 3 शर्ट हैं, तो कपड़े पहनने की
कुल विधियां ज्ञात कीजिए। विधियां ज्ञात करें। सुनना, मोहन कपड़े पहनने के लिए कितनी क्रियाएं करेगा? दिमाग लगाना यार, आप देखो, मतलब लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। मोहन के पास कितने पैंट हैं? 2। शर्ट 3। मोहन कपड़े पहनने के लिए कितनी क्रियाएं करेगा? अरे क्रियाएं कितनी करेगा, वो तो विधियां बताने लगे आप 6। मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं? आप कितनी क्रियाएं करोगे? 2। कौन क्रिया? पैंट पहनना, दूसरी क्रिया शर्ट पहनना, या उल्टा चलूं, पहली क्रिया शर्ट पहनना, दूसरी क्रिया। अब देखिए, पैंट का शर्ट से कोई लेना देना है क्या? अरे ऐसा हो सकता है क्या कि शर्ट पहन लिया तो पैंट पहनने ही नहीं बनेगा? नहीं हो सकता। या पैंट पहन लिया तो शर्ट अब जाएगी ही नहीं अंदर, उतर जाएगी अपने आप, भग जाएगी। तो क्या पैंट शर्ट पे आधारित है क्या? तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित। तो पहली क्रिया यदि मोहन पैंट पहन रहा है तो केवल 2 विधि से पहन सकता है, क्योंकि उसके पास 2 ही पैंट हैं। नहीं समझ में आया? और शर्ट कितनी है? तो पहली क्रिया जिस तरह देखो क्रियाएं परिमित हैं, अर्थात 2 ही क्रिया कर रहा है, तो मोहन के पास परिमित संख्या में क्रियाएं हैं। अब पहली क्रिया यदि पैंट पहन रहा है तो यम विधि का मतलब 2 विधि से संपन्न होती है, बोलो। और दूसरी क्रिया यदि शर्ट पहन रहा है तो कितने से? अब क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो गणना का गुणनफल सिद्धांत, अभीष्ट कुल विधियां 3 × 2 = 6। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? जरा इसको बना लेते हैं, इसका फिगर। मोहन भैया आ गए, ठीक। ये पैंट यहां बना देता हूं मैं, इधर शर्ट लिख देता हूं, लिखना शुरू करो। P1 पैंट आ गया, रुक जाइए भैया, आके बैठ जाओ पीछे आप। हाँ, ये P1 पहला पैंट हो गया। अब सुनना, ध्यान सुनना, इसके साथ आप 2 शर्टें यूज कर सकते हो। इसके साथ 2 शर्ट यूज कर सकते हो। यार देखो, आज की क्लास से आपको पहले की क्लास ज्यादा बेहतर लग रही थी। रीजन, मेरे माइंड में भी भगदड़ मची हुई है कि मैं जल्दी जल्दी कराऊं। पढ़ाई यार रिलैक्स माइंड की होती है, भगदड़ में नहीं होती। पढ़ाना 1.5 घंटा होता है, लेकिन समय 2 घंटे का चाहिए ताकि अच्छी सी बातें निकल पाए। देखिए, इसके पास 2 शर्टें हैं, S1 S2, 3 शर्ट है। चलिए 3 शर्ट बना दो। S3 ले लेते। पहली ड्रेस क्या कंप्लीट हुई? P1 S1, दूसरी P1 S2, तीसरी P1 S3। पैंट, अब दूसरा पैंट उठा लीजिए, इसके साथ भी तो तीनों शर्टें यूज कर सकते हो, S1 S2 S3। फिगर बनाओ। हाँ बोले, ये ड्रेस का नाम क्या हुआ? ड्रेस का नाम बोलो। P2 S1 आगे, P2 S2 आगे, P3 S3, P2 S3। अच्छा गिनती कर लो, टोटल विधियां कितनी हुई? 1 2 3 4 5। या भैया, यदि क्रमचय संचय न बना होता ना तो इसी तरह मोहन को कपड़े पहनाते रहते हैं। मैंने आपको बताया इस लॉजिक से, इस लॉजिक से सवाल थोड़ा लगाएंगे। मैंने बताया है कि आभास कर एक आम जीवन में व्यक्ति कितने प्रकार से शर्टों कपड़ों को पहन सकता है, वो नहीं जानता क्रमचय संचय। आप ही बताइए, आपके पास 2 पैंट 3 शर्ट हैं, तो आपके कपड़े पहनने की विधियां कितनी होंगी? 6। समझ में आ गया? तो कपड़े पहनने की कुल विधियां, कपड़े पहनने की कुल विधियां कितनी हो गई? बोलो कैसे किए, गिनती कर ली। देखो इधर 1 2 3 4 5 6। समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? सेकंड मेथड से सवाल लगाओ। इस तरह थोड़ा सवाल लगाएंगे। हाँ, अब सेकंड मेथड से मैं सवाल बोल रहा हूं। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से लगाऊंगा। सुनना भाई, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि मुझे मजा आ जाए। देखो, राम कपड़े पहनने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करेगा। ठीक, मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिखा देता हूं, हम नहीं जानते कुछ। राम के बजाय मोहन हम यहां लिखे हुए। मोहन कपड़े पहनने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करेगा। माना कि पहली क्रिया पैंट पहनना है और दूसरी क्रिया शर्ट पहनना है। चूंकि मोहन के पास 2 पैंट है, इसलिए पहली क्रिया 2 विधियों से संपन्न कर सकता है, तथा मोहन के पास
3 शर्त हैं, इसलिए दूसरी क्रिया 3 विधियों से संपन्न कर सकता है या कर सकता है। चूंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित। तो जब भी स्वतंत्र दिखेगा तो दोनों मेथडों का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 2 = 6 लिखेंगे। मोहन को कपड़े पहनने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करनी है। मोहन को कपड़े पहनने के लिए, मोहन को कपड़े पहनने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करनी है। दो प्रकार की क्रियाएं करनी है। माना कि पहली क्रिया पैंट पहनना है, माना कि पहली क्रिया पैंट पहनना है तथा दूसरी क्रिया शर्ट पहनना है, तथा दूसरी क्रिया शर्ट पहनना है। मैंने क्या लिखा जल्दी बताओ? मोहन कपड़े पहनने के लिए कितनी क्रियाएं करेगा? 2 क्रिया। पहली क्रिया मैंने क्या लिखा? पैंट पहनना। दूसरी क्रिया, अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोहन के पास कितने पैंट हैं? तो 2 पैंट है, तो 2 ही प्रकार से तो कर सकता है। मेथड लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। क्योंकि मोहन के पास 2 पैंट हैं, इसलिए पहली क्रिया 2 विधियों से संपन्न होगी। क्योंकि मोहन के पास 2 पैंट हैं, क्योंकि मोहन के पास 2 पैंट हैं, इसलिए पहली क्रिया 2 विधियों से संपन्न होगी। इसलिए पहली क्रिया 2 विधियों से संपन्न होगी। इसलिए पहली क्रिया 2 विधियों से संपन्न होगी। लिख गया? फिर एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। क्योंकि मोहन के पास 3 शर्ट हैं, मोहन के पास 3 शर्ट हैं, इसलिए दूसरी क्रिया, इसलिए दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया क्या लिखूं? 3 विधियों से संपन्न होगी। इसलिए दूसरी क्रिया 3 विधियों से संपन्न होगी। समझ में आ गया? मोहन को कपड़े पहनने के लिए कितनी क्रियाएं करनी है? अरे यार फिर वही बात, क्रियाएं 2 करनी, विधियां 6 हैं। कितनी क्रियाएं करनी है? तो मैंने क्या लिखा? कुछ परस्पर स्वतंत्र क्रियाएं परिमित संख्या में हो। अर्थात मोहन को कंप्लीट ड्रेस पहनने के लिए 2 क्रियाएं करना है। 2 का मतलब क्रियाएं गिन सकते हो आप। पहली क्रिया कितनी विधि से? 2। दूसरी क्रिया 3। दोनों क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए गणना का गुणनफल सिद्धांत से कपड़े पहनने की कुल विधियां 2 × 3 = देखो ये 6 विधियां निकली थी। समझ में नहीं आया? तो इस तरह थोड़ा करेंगे, डायरेक्ट सवाल करेंगे। लिखे एक लाइन छोड़ के। क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, गणना के गुणनफल सिद्धांत से, सिद्धांत से कपड़े पहनने की कुल विधियां 2 × 3 = 6। 2 × 3 = 6। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनना। यदि मोहन के पास 3 पैंट तथा 4 शर्ट तथा 2 टाई है, तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे, अभी ये बकवास ना करो यार। तो कपड़े पहनने की कुल विधियां, मुझे देखो अभी कुछ बोलना नहीं, शांत रहना बिल्कुल। बताओ, कंप्लीट ड्रेस पहन के आना है, व्यक्ति को पैंट शर्ट टाई लगा के आना है। अर्थात देखो वाकई ये दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें हैं। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है कि तीनों ड्रेस एक साथ कंप्लीट पहन ले। वो पहले पैंट पहनेगा या शर्ट पहनेगा या टाई लगाएगा। टाई तो पहले नहीं लगा सकता, क्योंकि टाई लगा देगा तो शर्ट लगाते ना बने। लगा सकता, ऐसे फांस ले, बाद में शर्ट पहन ले, ऊपर चढ़ा ले। तो आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो
पहली क्रिया क्या कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन यदि पहली क्रिया पैंट पहन रहे हो तो 3 मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये पता है कंप्लीट ड्रेस पहनने के लिए 3 क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो मैं पूछूं कि मोहन को कंप्लीट ड्रेस पहनने के लिए कितनी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तो आप 3 बोलना, उल्टा सीधा ना बोलना, नहीं पेन चला के मारूं यहां से। कितनी क्रियाएं करनी है? 3। माना कि पहली क्रिया पैंट पहनना है तो कितने बीच से? 3 बीच से। माना कि दूसरी क्रिया शर्ट पहनना 4 बीच से, क्योंकि 4 शर्ट है ना, कोई शर्ट लगा सकता है किसी भी पैंट के साथ। टाई कितनी है? 2। तो तीसरी क्रिया 2 विधियों से। अब पैंट शर्ट टाई एक दूसरे पर आश्रित, तो क्रियाएं क्या हैं? स्वतंत्र है। तो कपड़े पहनने की कुल विधियां, सारे मेथड क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। तो कुल विधियां कितनी हुई? 3 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 24। आगे समझ? हाँ, लिख लीजिए कुल विधि, डायरेक्ट लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप थोड़ा सा पढ़ा नहीं पाए हैं, आप समझो, देखो कितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। नहीं उस तरह में पता आज कहाँ होते हैं, थ्योरी खत्म करते हैं आज, लेकिन अब क्या करें, हमारी मजबूरी। एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, आगे तो कोचिंग है आपकी। हाँ भैया, 3 बातें, टाइम हो गया, ये हो गया, बकवास ना करना मुझसे अब, ठीक है? घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, 105 से सर की कोचिंग है, छोड़ दूंगा 5 मिनट पहुंच जाओगे, जिसको जल्दी हो क्लास छोड़ के जा सकता है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं है आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। दिमाग लगाना। किसी अक्षर ताले में, अक्षर ताले का मतलब जिसमें अंक लिखे होते हैं, सूटकेस में होता है, 3 चक्र हैं। अब प्रत्येक चक्र में 0 से 9 अंक लिखे हुए हैं। तो उस कोड डालने की या पासवर्ड डालने की टोटल विधियां क्या होंगी? क्वेश्चन लिखते हैं। किसी अक्षर ताले में 3 चक्र हैं, किसी अक्षर ताले में 3 चक्र हैं तथा प्रत्येक चक्र में किसी अक्षर ताले में क्या लिखे हैं? 3 चक्र हैं तथा प्रत्येक चक्र में 0 से 9 अंक लिखे हैं। तो उस अक्षर ताले में कोड डालने की कुल विधियां कितनी होंगी? कोड का मतलब समझ गए ना, पासवर्ड है। कोड डालने की कुल विधियां कितनी होंगी? दिमाग लगाइए। देखो आपके पास 3 चक्र हैं, सपोज दैट पहला चक्र, भेजा लगाना, ये क्या है? पहला चक्र है। लिख दो, 3 डिब्बे बनाओ, पहला चक्र। हाँ, चक्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि सूटकेस देखे होंगे ऐसे गोल रहता ना यार, ऐसे खिसकाते चले जाते हैं, ऐसे स्लाइडिंग होती है, चले जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा चक्र बनाओ जल्दी से, क्योंकि समय हो रहा। हाँ, दूसरा चक्र, ये क्या है भैया? तीसरा चक्र है। दिमाग लगाना, सुनना, ध्यान से सुनना। किसी ने पासवर्ड डाल के रखा है अपने सूटकेस में, तो यहां पे कौन कौन नंबर उपस्थित है पहले चक्र में? 0 से 9 तक। तो जब 0 से 9 तक होंगे, रफ कार है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ये कितने उपस्थित हैं? 10 प्रकार का अंक यहां भर सकता हूं। क्या भरता हूं मुझे नहीं पता, कोई देखने ना पाए, भरूंगा एक, कोई नहीं समझ में आया। लेकिन यदि कोई नहीं देख पाएगा तो अनुमान ही तो लगाएगा, वो कहेगा कि कोई 0 से 9 तक कोई डाला होगा। तो इसको मैं, देखो, ये पहली क्रिया का मतलब पहला कोड नंबर सेट करने के लिए मैं कितने प्रकार के मेथड अपना सकता हूं? 10 प्रकार के। अब भी नहीं समझ में आया? बोलो। सिमिलर दूसरे चक्र को भी भरने के लिए मैं 10 प्रकार का मेथड अपना सकता हूं। नीचे प्रकार लिखो, तीसरे को 10 प्रकार से। अब जरा दिमाग लगाइए, मुझे ये बताइए, तीनों क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं क्या? बोलो। तो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, तो कुल विधियां कितनी हुई? लिखेंगे, ये बन गया ना, ये लिखेंगे। चूंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए हाँ भाई, क्या लिखे हैं? चूंकि तीनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, बोलो क्या होगा? कुल विधियां
10 गुणे 10। अच्छा, गुणा क्यों हो गया? क्योंकि स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित। कितनी विधियां होंगी? 1000। सफल होने की विधियां, सफल होने की विधि बताओ क्या होगा? अरे एक ही पासवर्ड से तो ताला खुलेगा। और असफल होने की विधियां, हाँ, इसीलिए कोई अपना जल्दी कोड नंबर नहीं पा पाता। विधियां 999। भैया कल ठीक 3:45 से वीडियो प्ले हो जाएगा। कृपया आप समय से आने का कष्ट करेंगे।